हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन प्याजे जहाँ से आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या किसी भी स्टेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं शिक्षक भर्ती की, तो वहाँ पर आपके एग्जाम में जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीन प्याजे की आज की इस क्लास में हम जीन प्याजे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जीन प्याजे के जितने भी क्वेश्चन आपके 2011 से लेकर और 2021 तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी को एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके एग्ज़ाम से, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आपको समय से मिल सके। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जीन प्याजे हैं। स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इनका जन्म हुआ था 1896 में और थ्योरी इन्होंने अपनी दी थी 1969 में। जीन प्याजे की एक पुस्तक भी है, द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये 1930 में इन्होंने लिखी थी, नाम याद रखना है, द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड, 1930 में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जीन प्याजे आप नोट करते चलिए, ठीक है, कॉपी पेन लेके साथ साथ जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा उसे आप नोट करते चलेंगे। पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से तात्पर्य है बच्चे का बौद्धिक विकास, मस्तिष्क विकास और दिमाग का विकास आदि। प्याजे ने बच्चे के विकास में जैविक सिद्धांत की बात कही है और मौखिक भूमिका को इन्होंने महत्व दिया था। प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है, वैज्ञानिक की तरह व्यवहार करता है और बच्चे अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट ज़रूर कीजिएगा। क्या है कि बच्चे वैज्ञानिक की तरह व्यवहार करते हैं। किसने कहा था? ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चे वैज्ञानिक की तरह व्यवहार करते हैं और बच्चे अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। प्याजे ने कहा था। प्याजे की थ्योरी अधिगम रचनावादी सिद्धांत पर आधारित है और प्याजे ने अपने ही बच्चों पर आविष्कार किए थे। प्याजे ने बच्चे के विकास में समाज की भूमिका को नकारा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको लाइन याद रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं। जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से और संज्ञान विकास होता है शुरू शैशवावस्था से प्रारंभ होकर ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं? चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, जिसको कहा जाता है 0 से 2 वर्ष की ये अवस्था होती है। सेंसरी मोटर स्टेज, यह वस्तुओं को देखकर, बच्चा सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से बच्चा यहाँ पर ज्ञान ग्रहण करता है और बच्चा छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। 0 से 2 साल का बच्चा मामा, पापा, चाचा इस तरीके से बोलना शुरू करता है और छोटा बच्चा आपने देखा होगा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, चीज़ों को पकड़ता है, धीरे धीरे उनको उठाता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में 2 योग्यताएं विकसित होती हैं, वस्तु स्थायित्व और अजनबी दुश्चिंता। वस्तु स्थायित्व का विकास इस चरण का मेन पॉइंट है कि बच्चा सोचता है, आपने देखा होगा जब बच्चा अगर किसी चीज़ को लेता है, हम उससे बच्चे को दूर करने की कोशिश करते हैं तो हम उससे बच्चे से कह देते हैं कोको ले गई, चिड़िया ले गई, किसी भी चीज़ को। ठीक है, अगर किसी के घर में बच्चा होगा तो वो अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएगा। छोटा बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है तो हम उसको कहते हैं चीज़ को गायब हो गई, चीज़ को कोई ले गया। तो बच्चा सोचता है कि अगर उसको सामने दिख रही है तो वो चीज़ है, अगर सामने नहीं दिख रही है तो सोचता है चीज़ें गायब हो गई। तो वस्तु स्थायित्व इस स्टेज में आता है। ठीक है, और इसके अलावा अजनबी दुश्चिंता कि किसी अजनबी को देखकर छिप जाना। 2 साल के बाद बच्चा तो अजनबी के साथ कोई बाहर का आएगा तो उनके साथ बैठता है, बात करता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी को देखकर छुप जाते हैं अगर घर में कोई भी नया इंसान आता है। लेकिन सभी बच्चे एक से नहीं होते, हर बच्चे अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष जिसको माना गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या द प्री ऑपरेटल स्टेज आपसे पूछा जा सकता है। इसमें बच्चा दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसे खिलौने आयु की अवस्था कहा जाता है। शिशु गिनती, गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तु को क्रम में रखना और हल्के भारी आदि का ज्ञान सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा के लिखिएगा कि
अतार्किक चिंतन की अवस्था किसको 2 से 7 वर्ष को कहा जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत होता है। इसमें 0 से 2 में वस्तु स्थायित्व होती है कि चीज़ें गायब हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ बच्चे को पता चलता है कि वस्तुएं गायब नहीं होती, चाहे वो दिख रही हैं या नहीं दिख रही है। अगर वस्तु नहीं भी दिख रही है तो उसे पता है कि चीज़ें मम्मा पापा ने छुपा दी होंगी। वस्तु स्थायित्व, ठीक है। यहाँ पर इसमें ये चीज़ जागृत हो जाती है। निर्जीव वस्तुओं में भी संजीव चिंतन करने लगता है और इसे जीववाद कहते हैं। जीववाद, जड़ातवाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जीववाद, जड़ातवाद क्या है कि बेजान वस्तुओं में भी चीज़ होती है, उन्हें भी भूख लगती है, उनमें भी भावनाएं होती हैं, उन्हें भी प्यास लगती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं अपने टॉयज़ को, डॉल को, टेडी बियर को, उनको खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, उनको चुप कराते हैं, उनकी पिटाई करते हैं अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, तो उन्हें लगता है कि इनमें भी ह्यूमन फीलिंग होती है। ये होता है जीववाद या जड़ातवाद, जिसको प्याजे ने कहा है कि निर्जीव वस्तुओं में भी जान होती है। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है और शिशु अहमवादी होता है। शिशु अहमवादी होता है कि केवल अपने दृष्टिकोण से सोच पाता है, दूसरे के दृष्टिकोण को बच्चा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाता। कि अगर बच्चा कोई कार्टून देख रहा है, टॉम एंड जेरी देख रहा है और टॉम आया, उसने अपनी घड़ी छुपाकर अलमारी के ऊपर रख दी, अलमारी में उसने अपनी घड़ी रखी है, लेकिन जेरी आई, जेरी को खुराफाती सूझी और उसने उसकी घड़ी निकाल कर अलमारी में से अलमारी के ऊपर छुपा दी। टॉम वापस आएगा तो अपनी घड़ी को कहाँ, जहाँ उसने रखी थी अलमारी में, वहीं पर ढूंढेगा। लेकिन बच्चा सोचता है अरे यार टॉम ऊपर क्यों नहीं देख रहा, उसने घड़ी वहाँ छुपाई है। लेकिन बच्चे को नहीं पता कि टॉम को नहीं पता है। तो बच्चा सोचता है सारी दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे को लगता है जैसा हम देख पा रहे हैं तो इसको क्यों नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये होता है बच्चे में अहम केंद्रिता, जो कि 2 से 7 साल की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। बच्चा अनुकरण से सीखता है, इमिटेशन से, कार्टून देखकर सीखता है। प्रतीकात्मक रूप से सोच पाई जाती है। प्रतीकात्मक यानी कि बच्चा खेलते हैं, घर घर खेलते हैं। आपने देखा होगा चाय बनाकर खेलते हैं। चाय, छोटे छोटे बच्चों के चूल्हे होते हैं, उस पर वो खेलते हैं कि चाय बना रहे हैं। घर में मम्मी पापा की तरह रोल प्ले मेथड करके बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे की तरह प्रिटेंड करते हैं। दिखावा, वस्तुओं को पहचानने और विभेद करने लगता है। बच्चा अभिनय से सीखता है, रोल प्ले से सीखता है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि बच्चा अनुकरण से सीखता है किस स्टेज में, बच्चा अभिनय से सीखता है, बच्चा वस्तुओं को विभेद करने लगता है, पहचानने लगता है, या बच्चा जैसे मम्मी पापा करके खेल रहा है, रोल प्ले करके, प्रिटेंड करके, एक दूसरे की तरह करके खेलते हैं, दिखावा करके खेलते हैं। तो ये सभी आपकी 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष, या हम इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, द कॉन्क्रीट प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 से 7 साल में अतार्किक चिंतन की अवस्था थी और 7 से 12 तार्किक चिंतन इसमें बच्चे में प्रारंभ शुरू होता है। वह अपने सामने उपस्थित वस्तुओं को देखकर उनके बीच में अंतर करना, असमानता, असमानता, सही गलत का उचित अनुचित, ये सब चीज़ें सीख लेता है। इसे मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस तरह लगा लीजिएगा, बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि के बताने में योग्य हो जाता है। इस स्टेज में यहाँ पर याद रखिएगा जो 7 से 12 की स्टेज होती है, तो इसमें बच्चे में 7 योग्यताएँ डेवलप हो जाती हैं। 7 योग्यताएँ वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है रिवर्सिबिलिटी, जिसे हम पलटावी विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उलटने पलटने की योग्यता, यानी कि अगर फुटबॉल से हवा निकल गई और एक बच्चा रोता है तो दूसरा बच्चा उसे समझाता है कि हवा भरने से फुटबॉल दोबारा से ठीक हो जाएगी। यानी कि बच्चा इस बात को समझ पाता है कि चीज़ें वापस से अपने अवस्था में आ सकती हैं, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन, संरक्षण, यानी कि वातावरण में परिवर्तन या स्थिरता को पहचानने और समझने की क्षमता से है। यहाँ ये बच्चा समझता है कि आकृति परिवर्तित होने पर भी मात्रा उतनी ही रहती है, अर्थात बच्चे में अंतर करने की क्षमता जो है वो विकसित होती है। प्याजे ने इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था और देखेंगे ये एग्जाम्पल जो है आपके CTET में भी कई बार पूछा गया है। इसमें कहा था प्याजे ने 2 कांच के गिलास में जूस लिया और बच्चों से पूछा दोनों में कितना जूस है, तो बच्चों ने कहा सेम मात्रा में है, क्योंकि दोनों सेम बड़े गिलास थे, एक ही उसके थे साइज़ के। उसके बाद प्याजे ने 1 गिलास के जूस को बड़े गिलास में कर दिया। अब पूछा उसने अब कितना जूस है, किस में है, लेकिन बच्चे को पता है कि आकृति परिवर्तित हुई है लेकिन मात्रा उतनी ही है, तो बच्चों ने कहा दोनों में सेम है। तो ये योग्यता आपकी 7 से 11 वाली स्टेज में आ जाती है। थर्ड आती है डिसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण, यानी कि किसी भी वस्तु या चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता।
या समस्या का समाधान करने का बच्चा अलग अलग तरीका निकालता है। बच्चे को कोई खिलौना दे देंगे तो वो सोचेगा कि कैसे बनेगा, या बच्चे का किस तरीके से हम इस खिलौने को, टॉयज़ को यूज़ करेंगे। कई प्रश्नों के उत्तरों का निकालने का प्रयत्न करता है। और बच्चे को अगर आप थोड़ी चीज़ दोगे तो वो थोड़ी चीज़ को डालने के लिए छोटी कटोरी उठाएगा। ज़्यादा चीज़ अगर बच्चे को दोगे तो बड़ी कटोरी अगर बच्चा उठा रहा है तो उसमें ये चीज़ समझ में आ जाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अनेक दृष्टिकोणों से बच्चा किसी भी चीज़ को सोच पाता है। उसमें ये क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, वास्तविक ढंग से चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरिएशन। सीरिएशन क्या है? यानी कि श्रेणीकृत करना। अगर बच्चे को एक ही कलर के डिफरेंट शेड दे दिए जाए, उनको रंग रूप के आधार पर, ब्लू, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, तो उनको उनके बच्चा क्रमबद्ध करता है, बच्चों उनको श्रेणीकृत करता है। जीन पियाजे ने इसको कलर ग्रेडियंट कहा है। ठीक है, कलर अरेंज करना, वस्तु को उनके रंग रूप के आधार पर अलग अलग करने की योग्यता या उनको श्रेणीबद्ध करना। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की, संक्रामकता। ये तीनों सेम ही है लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है, ये मैं आपको तीनों को डिस्कस करने के बाद में बताती हूँ। ठीक है, ट्रांजिटिविटी संक्रामकता क्या है? ये है, इसमें अगर मैथ यानी कि गुण के आधार पर इसको डिफाइन करना। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए इज इक्वल टू सी होगा। यानी कि अगर बच्चे को आप अपनी बुक सेल्फ को ऑर्गेनाइज कराएंगे, बच्चे अपनी बुक सेल्फ को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, यानी कि चीज़ों को उनके गुण के आधार पर मानसिक तौर पर अलग अलग देखना और उनमें संबंध स्थापित करने की योग्यता, कि छोटी बुक को सबसे पहले नीचे वाली इसमें रखेंगे, फिर बड़ी वाली बुक को इधर रखेंगे, उसके बाद बड़ी बुक्स, उससे भी बड़ी बुक्स को इसके ऊपर रखा जाएगा उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी मानसिक तौर पर बच्चे उस चीज़ को अलग अलग देखेगा और उनमें संबंध स्थापित करने की योग्यता संक्रामकता कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना। वस्तु को उनकी आकृति और आकार के आधार पर पहचानने और नाम देने की योग्यता क्या कहलाती है? वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन। यानी कि वर्गों को, जो वर्ग हैं उनको आयत से अलग करने की योग्यता, वर्गों में बांटना, क्लासिफिकेशन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, etc। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? क्रमबद्धता, संक्रामकता, वर्गीकरण। सबसे पहले इसमें क्रमबद्धता सीरिएशन में हमने क्या किया? कलर अरेंज किए, यानी कि हम एक सीक्वेंस में चले इसमें। सेकंड में मानसिक रिलेशन पर जोर दिया। ठीक है, और इनको इनके गुण के आधार पर चीज़ों को अलग अलग डिवाइड किया। थर्ड में हमने बात की क्लासिफिकेशन, अलग अलग करने के साथ साथ हमने उनके नाम भी याद रखे, क्लासिफिकेशन, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आती है 7 एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि अहम केंद्रिता का समाप्त हो जाना या अहम केंद्रिता का ना होना, अहम केंद्रिता का ना होना। जब आप देखते हैं कि बच्चा, अगर आपके घर में कुछ गेस्ट आए हैं तो बच्चा आपको परेशान नहीं करेगा, अर्थात बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को सोच समझ पाता है। 7 से 11 में अहम केंद्रिता समाप्त हो जाती है और 2 से 7 साल के बच्चे में अहम केंद्रिता आती है कि बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को सोच समझ नहीं पाता, लेकिन 7 से 11 में दूसरे के दृष्टिकोण से बच्चा सोच पाता है, समझ पाता है कि घर में मेहमान आए हैं तो किसी को परेशान नहीं करना है, घर में शोर नहीं मचाना है। ठीक है, देखा, बच्चे को बोल देते हैं मेहमान आ रहे हैं, शैतानी नहीं करनी है, आराम से बैठना है, या हम वहाँ जा रहे हैं उनके घर पे, आपको शैतानी नहीं करनी, तो वो दूसरे के दृष्टिकोण से सोच समझ पाता है। लेकिन अगर आप 2 से 7 साल के बच्चे को कह देंगे कहीं भी जा रहे हो वहाँ पर ये काम नहीं करना है, आराम से बैठना है, तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं मानेगा आपकी बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 12 वर्ष के बाद इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है और बच्चा चीज़ों को काल्पनिक रूप से सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताएं पूर्ण का विकास हो जाता है और इस अवस्था में परिकल्पना चिंतन बच्चे में शुरू हो जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान रहा था? बच्चे को जीन पियाजे ने कहा कि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षक को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए और बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। पियाजे ने अपनी शिक्षा में बच्चे के विकास में एक तो समाज की भूमिका को, अध्यापक की भूमिका को कोई स्थान नहीं दिया है, सामाजिक अधिगम को नकारा है। और सबसे जो इनका नेगेटिव पॉइंट था कि पियाजे ने विकास को अवस्थाओं में बांटा है, जो कि इनकी जो जितने भी और मनोवैज्ञानिक थे इस चीज़ से सहमत नहीं थे। पियाजे ने शाब्दिक शिक्षण की अवस्थाओं को नकारा है, उन्होंने बच्चे का विकास को स्टेज में बांटा है। ठीक है, स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे ने अपनी थ्योरी में और मेन पॉइंट्स दिए हैं।
सबसे पहले बात करते हैं अनुकूलन की, जहाँ पर बच्चा समाज का वातावरण देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए बच्चा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और उस समाज में, जिससे उसे समाज में रहने के लिए मदद मिल सके। यानी कि जैसा देश वैसा भेष, ये कहावत आपने सुनी है। तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना वातावरण को देखते हुए अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट आता है आत्मसात्करण। इसमें बच्चा अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है कि बच्चे को अगर बच्चा साइकिल चलानी सीख रहा है तो उसे वो बाइक सीखने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है समायोजन। समायोजन जिसमें बच्चा पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना समायोजन कहलाता है। इसमें पूर्व में सीखी गई क्रियाएं काम नहीं आती हैं, यानी कि जो बच्चे ने पहला सीखा हुआ है पुराना स्कीमा बदलकर न्यू स्कीमा बनाने की प्रक्रिया, जब नई चीज़ बनती है, मौजूदा ज्ञान जो होता है वो हमारे काम नहीं आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी नई वस्तु से या स्थिति से निपटने के लिए हमें इसे बदलना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साम्य धारण, कंसेप्शन। इसमें बच्चा आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करता है, या कह सकते हैं कि अनुकूलन और समायोजन के बीच संतुलन लाने की प्रक्रिया साम्य धारण कहलाती है। स्कीमा, बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो उसे संगठित होते रहते हैं और इसमें प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। स्कीमा से तात्पर्य मानसिक संरचना से है, यानी कि बच्चे का बौद्धिक विकास धारण करना। पहली बार किसी वस्तु को देखकर अगर हमारे दिमाग में कोई चीज़ बन गई तो ये मानसिक संरचना हम बना लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया मेंटल ऑपरेशन ये है, इसमें बच्चा खुद किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता है, उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता है और उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है जिससे उस समस्या का समाधान वो कर सके। यानी कि जब बच्चा समस्या का समाधान करना शुरू करता है तो उसकी एक मानसिक संरचना जो है वो सक्रिय बन जाती है। ठीक है। सो फ्रेंड, ये था हमारा जीन पियाजे की थ्योरी जो आज की क्लास में हमने डिस्कस करी है। तो उम्मीद करती हूँ कि थ्योरी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हुए थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जीन पियाजे के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर करते चलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।